नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च में एलपीपी। आपने बचपन में तो ये टॉपिक पढ़ा ही होगा, यानी कि अपने 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा होगा कि एलपीपी होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पर अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज आपको एलपीपी बताऊंगा, और ना सिर्फ एलपीपी के बारे में बताऊंगा, पर इसे हम सॉल्वर के मदद से सॉल्व भी करेंगे और इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एलपीपी होता क्या है। तो थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूं। देखिए, एलपीपी ये क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ डेफिनेशन लिखा है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको अभी, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एलपीपी होता क्या है। तो यहाँ पे हम कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज करने वाले हैं, जहां पर आपको कुछ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि लिमिटेशंस होंगे। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री आप रन कर रहे हैं, वहां पे कुछ लिमिटेशंस है। मान लीजिए कि आपके पास मशीन का लिमिटेशन है, लेबर आपके पास कम है। तो इन सब कंस्ट्रेंट्स के अंदर में कैसे आप किसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप एक ऐसा मॉडल तैयार कीजिए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल डेवलप करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जहां पर जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल, देखिए वेरिएबल उसे बोलते हैं जो चेंज होता रहता है, जैसे एक्स वाई। हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स एंड वाई से। तो ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। और जो कांस्टेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता। तो वेरिएबल मतलब जो हमेशा चेंज होता है, और कांस्टेंट मतलब जो चीज चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसा वेरिएबल जिसका पावर वन हो, और उसे हम यूजुअली इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जो एक्स है वो आपका वेरिएबल है, बी जो है वो आपका कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट है। और फिर ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो चलिए अब समझते हैं कि ये एलपीपी में हम कैसे किसी चीज को मैक्सिमाइज अप मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए है सोप, और प्रोडक्ट बी है हैंड सैनिटाइजर। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हैं। क्या आप फैक्ट्री में कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो आप मशीन का यूज करेंगे, आप लेबर का यूज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि 3 आवर्स ऑफ लेबर, यानी कि 3 घंटे लेबर लगेंगे आपके पास। मतलब 3 घंटे लेबर का समय जाएगा प्रोडक्ट ए बनाने में, और 2 घंटे जाएगा मशीन टाइम, यानी कि मशीन जो स्टार्ट होता है उसका जो टाइमिंग है वो है 2 आवर्स। वही प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 4 घंटे लगेंगे लेबर्स का, और 1 घंटा लगेगा मशीन का। अब देखते हैं हमारे पास लिमिटेशंस क्या है। देखिए, हमारे पास लिमिटेशंस ये है कि हम 240 आवर से ज्यादा नहीं चला पाएंगे। मतलब 240 आवर से ज्यादा हम लेबर्स को काम नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए कि ये मैं किसी मंथ का बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इन अ मंथ 240 आवर से हम ज्यादा लेबर टाइम नहीं दे पाएंगे, और मेरा मशीन का जो टाइम है वो 120 आवर्स है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पे दिया गया है, अगर प्रोडक्ट ए बना रहा हूं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो है रुपीज 50, और प्रोडक्ट बी बना रहा हूं तो मेरा जो प्रॉफिट है रुपीज 40। चलिए, ये समझ गए हम। अब हम जाते हैं एक्सेल की तरफ। ठीक है, एक्सेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए, ये एक्सेल में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी 3 आवर्स लगेगा लेबर के लिए, 2 आवर्स मशीन टाइम, 4 आवर्स लेबर, 1 आवर मशीन टाइम। और यहाँ पे कंस्ट्रेन दिया गया है, मतलब आप लेबर टाइम 240 आवर्स से ज्यादा नहीं ले सकते, मशीन टाइम आप 120 आवर्स से नहीं ले सकते हैं। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्ट ए से हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रोडक्ट बी से हमें 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ए दिया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट बी दिया गया है। अब इसे सॉल्वर में सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसकी तकनीक ये है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो वेरिएबल्स इसके अंदर में है क्या? देखिए प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा पॉज लेते हैं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे आया, कंस्ट्रेंट कैसे आया, डिसीजन वेरिएबल कैसे आया, हम जाते हैं पहले एलपीपी को सॉल्व कैसे किया जाए और उसका एक बेसिक तकनीक, ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूं और फिर हम जाते हैं अभी एलपीपी के स्टेप्स पे। देखिए एलपीपी का रूल्स क्या है। एलपीपी का रूल है, रूल नंबर 1, जो भी आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं या प्रोडक्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि प्रोडक्ट एक फैक्ट्री है, 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर एक फैक्ट्री है 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे आपके पास, वो वेरिएबल्स को आप x1 x2 x3 x4 लिखेंगे, राइट। जो जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उसको डिनोट करेंगे x1 x2 x3 से, राइट। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमारा जो वेरिएबल था वो क्या था, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, राइट। और इसे हमने कैसे डिनोट किया, x1 प्रोडक्ट ए और x2 प्रोडक्ट बी, राइट। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल है, आपके पास जो भी डेटा दिया गया है वहां पर आप यूनिट को मैच कीजिए। मान लीजिए 3 हार्स दिया है, अगर 3 घंटे दिए हैं तो 300 घंटे, ये कंस्ट्रेन हो गया आपका। पर ये दोनों मैच होना चाहिए, राइट। आप इसी के सामने लिखेंगे। अगर 30 kg दिया है तो 5000 kg, ये आप उसके सामने लिखेंगे। जैसे किलोग्राम पर मिनट दिया है, किलोग्राम पर मिनट दिया है, तो आपका जो लिमिट भी होगा वो भी कंस्ट्रेन, वो भी किलोग्राम पर मिनट होगा। यानी कि आपको एक यूनिट जो है वही यूनिट को मैच करना है दूसरे से, मतलब एलएचएस में जो यूनिट रहेगा वही आरएचएस में रहेगा, ठीक है। ये सेकेंड रूल हो गया। अब यहाँ पे आपको दिया जाएगा हिंट, जैसे अप टू, मैक्सिमम, एटलीस्ट, मिनिमम, एटमोस्ट। तो यहाँ पे याद रखिए, अगर एटलीस्ट दिया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। एटलीस्ट मतलब उससे या उससे ज्यादा। मैक्सिमम मतलब आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, उससे कम ही हुआ तो ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू। मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ। एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम, अप टू यानी कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का साइन आप यूज कर लें। मैक्सिमम यानी कि लेस देन इक्वल टू हो गया, और मिनिमम यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू आप साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी इक्वेशन दिया गया है उसके बाद जो कंस्ट्रेंट हम लिखते हैं तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि अप टू क्या है, एटलीस्ट क्या है, मैक्स क्या है, मिनिमम क्या है। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप आप याद रखिए, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया जाएगा आपको रुपीज में दिया जाएगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड क्या होता है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये आपका रुपीज। आप देखिए कि वहां पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दिया हो या कॉस्ट दिया, वहां पे रुपीज लिखा रहेगा, तो वो आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि जेड। इसके बाद लास्ट जो रूल है वो है, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। देखिए आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, या तो होगा, या अगर हुआ तो ठीक है प्लस में रहेगा, अगर नहीं हुआ तो 0 रहेगा, बट 0 से कम नहीं होगा। आप कभी कोई प्रोडक्ट -1 तो नहीं बनाते ना, -1 पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई आपको ये मैंडेटरी है कि आप लिखें x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलिए इसको हम, प्रॉब्लम हमने जो बताया था उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट ए और बी दिया है, इसे हमने रूल नंबर 1 से क्या समझा, उसे वेरिएबल्स बना लिया। उसको क्या लिखा हमने, x1 इज प्रोडक्ट ए, लेट x2 इज प्रोडक्ट बी। मतलब x2 क्या है, मेरा नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोडक्ट बी में, वो है हुआ x2, और नंबर ऑफ यूनिट जो मुझे प्रोड्यूस करना है x1 में वो प्रोडक्ट ए हुआ। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने जैसे कि आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि आप देखते हैं प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 50 और 40। 50 क्या है, प्रोडक्ट ए का है, और 40 किसका है, प्रोडक्ट बी का है। तो ए क्या है मेरा, ए है मेरा x1 और बी है मेरा x2।
तो क्या हुआ, 50 × x1, 40 × x2। ठीक है, तो ये सेम मैंने यहां पे लिख दिया है, 50 × x1, 40 × x2। अब इसके बाद कंस्ट्रेन को देखते हैं। कंस्ट्रेन हमारा क्या है, 3 आवर्स ऑफ लेबर प्लस 4 आवर्स ऑफ लेबर, ये प्रोडक्ट बी के लिए, मतलब प्रोडक्ट ए के लिए एक, इसको मैंने किससे डिनोट किया, x1 से, इसको x2 से, प्रोडक्ट बी को। तो 3 × x1 प्लस 4 × x2, और मेरा मैक्सिमम लेबर आवर कितना है, वो है 240 आवर्स। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए 3x1 प्लस 4x2, 240। अच्छा, लेस देन इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो इससे या इससे कम, तो उसीलिए लेस देन इक्वल टू का साइन मैंने यूज किया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मशीन टाइम कितना दिया है, 2 आवर्स ऑफ मशीन टाइम और 1 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। मेरा मैक्सिमम मशीन टाइम कितना है, 120 आवर्स। तो 2x1 प्लस 1x2 इज लेस देन इक्वल टू 120 आवर्स। ठीक है, ये यहां पर दिया गया है। अब मेरा जो लास्ट रूल है वो क्या है, मेरे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हमने ये सब चीजें लिख ली हैं। अब चलिए हम एक्सेल में सॉल्वर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए ये x1 और x2 आप क्या कीजिएगा एग्जाम में, यहाँ पे x1 और x2 के नीचे दो सेल, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप दो सेल ले लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, x1 और x2, यहाँ इसके नीचे क्या क्या करना है, आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखे हैं ना, 50x1, तो आपको पहले कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट है आप लिख लीजिए, 50x1, 40x2। ठीक है, अब आप क्या करना है यहाँ पे, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, आप इक्वल्स टू, यूजुअली एक्सेल में आप डायरेक्ट इक्वल्स टू डालेंगे तो नहीं आएगा, तो इसीलिए आप ये कॉलन यूज करें और फिर इक्वल्स टू साइन यूज करें। ठीक है, इसके बाद हम इक्वल्स टू देने के बाद हम क्या करते हैं, 50 × x1 प्लस 40 × x2, जो वेरिएबल, यानी कि ये क्या बता रहा है, x1 का जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए x1 कुछ भी आया, लेट से 5 आया, तो 5 × 50, और 40 मान लीजिए 0 आया, तो जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि मैक्सिमाइज करना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। ये देखिए, यहाँ पे सम प्रोडक्ट, एक्सेल में आप सम प्रोडक्ट लेंगे, आप 50 और 40 को ड्रैग करें, फिर x1 और x2। तो ये क्या कहना चाहता है, यही यही है इसका मतलब, 50 × x1 लिया उसने, 40 × x2। अब यहाँ पे मुझे कोई दो वेरिएबल्स चाहिए, सो दैट मेरा जो वैल्यू आएगा, मैंने यूज किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे एक फाइनल वैल्यू आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा मैक्सिमम। अब यहाँ पे आए कंस्ट्रेंट, सेम जैसे आपने 50 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिया था, यहाँ पे आप 3 और 4 ये कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, फिर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 240। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेम सम प्रोडक्ट ऑफ दिस, कॉमा, फिर आप वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये स्टेप्स रिपीट करना, और मैं इसे नीचे भी लिख देता हूं, ताकि मैं जब सॉल्वर में सॉल्व करूं तो मैं ये सेल सेलेक्ट कर लूं। अब फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 लिखा है, 2x1, तो x1 के ये x1 है, x1 के नीचे मैंने 2 डाल दिया यहाँ पे, और x2 के नीचे मैं 1 डाल दूंगा। ये क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू कितना है, लेस देन और इक्वल टू 120 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट ऑफ 2 × x1, कॉमा, ये। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं। अब हम जाएंगे सॉल्वर में। अब सॉल्वर में कैसे जाए, डेटा में जाएं, फिर सॉल्वर को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पे सेट ऑब्जेक्टिव्स में आप जाएं, तो ऑब्जेक्टिव्स मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। फिर वेरिएबल्स, मेरे वेरिएबल्स क्या है, मेरे वेरिएबल्स x1 और x2, इन दोनों को ड्रैग कर लीजिए, फिर मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज पे क्लिक है। अच्छा, मैं ये रीसेट कर देता हूँ, कि मैंने ये लिया था ऑलरेडी। ओके, अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद इसको ड्रैग कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करें, आप आपने जो सम प्रोडक्ट लिया है ना, उसको लीजिए, फिर लेस देन इक्वल टू का साइन है,
फिर इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट में जाइए, कंस्ट्रेंट आपका 240 है, ठीक है, आप ऐड कर दीजिए। अब सेकंड में जाइए, सेकंड कंस्ट्रेंट ये है, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे 120, फिर आप ऐड कर लीजिए। फिर ये वेरिएबल अब कंस्ट्रेंट हो गया, अब वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये वेरिएबल मेरा, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये जीरो, फिर आप ऐड कर लीजिए। अब आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको इंटीजर ही चाहिए वहां पे, तो इंटीजर को सेलेक्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इंटीजर को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ओके कर दीजिए। सिंपलेक्स मेथड को सेलेक्ट कीजिए और फिर सॉल्वर में जाइए, सॉल्व हो गया ये आपका, ठीक है, आपके पास ये आ चुका है सॉल्वर में 3360, ठीक है। तो 3360 क्या हुआ, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी में आप एक बात याद रखिए, सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी के बारे में अगर मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, मुझे मौका मिला तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पर यहाँ पे चूंकि मैंने आपको ये बता दिया है, तो आप देख लीजिए सेंसिटिविटी कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। आप ये एक्सेल में गए, आपने ये इंटीजर को क्या करना है, इंटीजर को आप डिलीट कर दीजिए। जब सेंसिटिविटी आप फाइंड करेंगे तो इंटीजर को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दिया मैंने। फिर सॉल्वर में जाइए, सेंसिटिविटी दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, फिर आप ओके करें। जैसे ही ओके करेंगे, एक नया ये शीट ओपन होगा, देखिए, और ये है सेंसिटिविटी। ये आखिर कहना क्या चाहता है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, ये 50 और 40 जो आंसर मुझे आया, ये 50 और 40 मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है, और 48 और 24 ये मेरे फाइनल वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई के, ठीक है। और ये एलोएबल इंक्रीज है, ये एलोएबल डिक्रीज है, यानी कि ये कहना क्या चाहता है, देखिए 50 माइनस इंक्रीज है, माफ कीजिएगा, इंक्रीज है तो प्लस 30, और फिर इसके बाद 50 माइनस 20, और ये क्या है, 40 प्लस 26, और 40 प्लस 15 माइनस 15, यानी कि ये रेंज है, ये क्या है, रेंज है, ये मेरा मैक्सिमम रेंज हुआ, और ये मेरा मेरा मिनिमम रेंज हुआ, ठीक है। तो 30 से 80 के बीच में अगर मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, ये ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट लिया, तो मेरा कांस्टेंट या मेरा जो प्रॉफिट आया है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर मेरा 25 से 66 के बीच में रहा तो मेरा प्रॉफिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अभी 50 है और 40 है, अगर मैंने इसमें कोई भी चेंज किया, ये मेरा लिमिटेशन है, मतलब 30 से 80 और 25 से 60, तो इस बीच में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा प्रॉफिट में, ठीक है, प्रॉफिट सेम रहेगा। तो ये सेंसिटिविटी है, कभी हम इस पे विस्तार से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, पर अभी यहाँ के लिए आप समझ लीजिए कि किस तरह से हमने एलपीपी सॉल्वर की मदद से सॉल्व किया और प्रॉफिट को फाइंड आउट किया। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स में। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिया गया है एक प्रॉब्लम, और इसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लिखा क्या है। अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट, यहाँ पे केमिकल कंपनी है, टू प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट क्या बना रही है, प्रोडक्ट, देखिए जिस मैं क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूँ और उसको इंटरप्रेट भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक मॉडल बनाऊंगा, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो एक्स को मैं डिनोट करता हूँ x1 से, एक्स वाई को डिनोट करता हूँ x2 से। each unit of x requires 3 hours of operation, मतलब each unit of x जो प्रोडक्ट है उसे require 3 hours of operation 1, 3 hours of operation 1, और 4 hours of operation 2, 4 hours of operation 2, ठीक है। whereas each unit of y requires 4 hours of operation 1, इसको 4 घंटे लगते हैं, और इसे लगते हैं 5 hours ऑफ ऑपरेशन 2, ठीक है। टोटल अवेलेबल टाइम फॉर ऑपरेशन 1 एंड 2 इज, ऑपरेशन 1 एंड 2 के लिए टोटल अवेलेबल टाइम क्या है, ऑपरेशन 1 के लिए 20 hours,
ये ऑपरेशन 1 है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेन लिख देता हूँ, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितना है, 20 आवर्स। ठीक है, मैंने पहला रूल याद रखना, वेरिएबल्स फाइंड आउट कीजिए। मेरा दूसरा रूल क्या था, आप जो यूनिट्स है यूनिट्स को यूनिट्स के साथ मैच कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आवर्स आवर्स है, तो मैंने आवर्स के सामने लिखा। यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में भी टोटल मशीन आवर्स था। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया 20 आवर्स, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 26 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे 26 आवर्स दिया है। द प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ वाई ऑल्सो रिजल्ट इन 2 यूनिट्स ऑफ अ बाई प्रोडक्ट जेड। मतलब एक वाई बनाने के लिए 2 वाई प्रोड्यूस होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इक्वेशन मेरा फॉर्म होगा वाई इक्वल्स टू 2 जेड। यानी कि एक वाई, अगर वाई मेरा 1 रहा, जैसे वाई अगर 1 रहा, इस इक्वेशन में मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले आप देखें। मेरे मुझे क्या कहा गया है कि अब the product of each unit of y also results in 2 unit of byproduct z। ठीक है, y 1 रहा तो z कितना होगा मेरा, z होगा हाफ। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये गलती नहीं करना। अब हम ये करते हैं z इक्वल्स टू 2y। क्या यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, अगर मैंने y 1 लिया तो z कितना हुआ मेरा, z हुआ 2। ठीक है, y 1 z, मतलब 2 into 1 लिया तो 2 आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन को मैं हटा दूंगा बिकॉज ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन हुआ तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन। तो z इक्वल्स टू 2 आया होगा, ये इक्वेशन है। हाँ, अब हम समझते हैं आगे क्या लिखा है। प्रोडक्ट एक्स सेल्स अ प्रॉफिट। मैंने बोला था प्रॉफिट जब आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको z इक्वल्स टू करेंगे ना। तो प्रॉफिट मेरा क्या हुआ, x1 के नीचे प्रॉफिट लिखता हूं, यहां पे मैं प्रॉफिट लिखता हूं। क्या है मेरा, x1 का प्रॉफिट कितना है, 10 पर यूनिट, रुपीज 10 है, रुपीज 10। और x2 मेरा कितना है प्रॉफिट, रुपीज 20। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये लिखा है कि z का जो प्रॉफिट है वो 6 यूनिट है इफ सोल्ड। z का प्रॉफिट है 6 यूनिट, यानी कि ये जो z है ये है 6 यूनिट, तो मैं लिख देता हूं 6 यूनिट। ठीक है, क्योंकि मैं z को अलग से वेरिएबल नहीं दे रहा हूं बिकॉज z इक्वल्स टू 2y, और y मेरा क्या है, x2 है। तो मुझे कोई अगर मैंने दे भी दिया तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो जो भी आपका z आएगा उसको इक्वल्स टू जो भी आपका y आएगा उससे z मिल जाएगा। तो आपको अलग से वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पाई प्रोडक्ट है, वो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है। राइट, तो आपका मेन प्रोडक्ट है x1 and x2, उसको आपने वेरिएबल्स बना दिया यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, आप एलपीपी को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं, ये मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हुआ। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव। सिंस यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को तो आप मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट को आप मिनिमाइज करेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा 10 10 x1 प्लस 20 x2 प्लस 6। अब 6 क्या है, 6 z है, तो z का इक्वेशन क्या है, इंटू 2 इंटू x2। समझे आप, यानी कि ये z है, 2 इंटू x2 क्या है, z है। और उन्होंने क्या बोला, प्रॉफिट 6 z के लिए है, बाय प्रोडक्ट के लिए। तो 2 इंटू x2 किया मैंने। जब मैं इसको वापस से सॉल्व करूंगा तो 10 x1 प्लस 20 x2 प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 x2 हुआ। आप 20 प्लस 12 कीजिएगा तो कितना होगा, आपको 32 आएगा। और ये 32 आप यहां पे लिख लीजिए, 10 x1 प्लस 32 x2। ठीक है, ये आपका z इक्वल्स टू हुआ।
ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। ठीक है, अब मैं इसे यहां पे लिख देता हूं। देखिए x1 के नीचे लिखता हूं, x1 के नीचे मैं 10 लिख रहा हूं और x2 के नीचे मैं 32 लिख रहा हूं और इक्वल्स टू कर रहा हूं। यहाँ पे इक्वल्स टू करूंगा, फिर क्या करूंगा मैं, इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट ऑफ 10 32 कॉमा सम प्रोडक्ट ऑफ 10 32 कॉमा x1 x2 एंटर। ये ये आया, ये आपने यहाँ पे वेरिएबल सेट कर दिया है। अब आते हैं कंस्ट्रेंट्स। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास आवर्स। यहाँ पे 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, 20 आवर्स है। तो ये बहुत सिंपल है, 3 into x1 प्लस 4 into x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 आवर्स। 4 into x1 प्लस 5 into x2 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 26 आवर्स। ये कंस्ट्रेंट ऑफ ऑपरेशन 1 है और ये कंस्ट्रेंट ऑफ ऑपरेशन 2 है। एग्जाम्स में आप जरूर इसका डिटेल लिखना कि कंस्ट्रेंट ऑफ ऑपरेशन 1 क्या है और कंस्ट्रेंट ऑफ ऑपरेशन 2 क्या है। तो ऑपरेशन 1 का कंस्ट्रेंट क्या है? ऑपरेशन 1 का कंस्ट्रेंट है 3x1 प्लस 4 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 20। तो मैंने 3 यहाँ पे लिखना है, 4 यहाँ पे लिख दिया, लेस लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे इस दोनों सेल को मर्ज कर लेता हूँ, फिर सम प्रोडक्ट लूंगा, फिर 3 into 4 कॉमा मेरा ये वेरिएबल है, तो मैंने वेरिएबल यहाँ पे सेलेक्ट किया। ठीक है, ये वेरिएबल है। अच्छा मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है। देखो ये मैंने x1 x2 लिया है, आप x1 x2 को ना लें, आप यहाँ पे सेलेक्ट करें 10 into 32 कॉमा ये ब्लैंक सेल, बिकॉज आपको एक वेरिएबल चाहिए, वहां पे आंसर चाहिए, तो इसीलिए आपने इसको सेलेक्ट किया, राइट, ना कि आप वेरिएबल सेलेक्ट करना। वैसे भी आप सॉल्व करते तो वहां पे आ जाता कि कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही करेक्ट कर लिया। अब ऑपरेशन 2 पे जाते हैं। ऑपरेशन 2 में क्या है? ऑपरेशन 2 में है 4 into x1 प्लस 5 into x2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 26। 4 into x1 प्लस 5 into x2 should be less than equals to 26। 4 5 less than equal to 26। और ये मैंने यहाँ पे मर्ज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको और वेरिएबल को सिलेक्ट करूँ, वेरिएबल मेरा ये है। ठीक है, एंटर। तो नाउ अब हम रेडी हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये एंड ये। अब आप देखिए कि हमारा कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी कंस्ट्रेंट्स थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अ, अ, हम जाएंगे सॉल्वर में और इसको आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो डेटा में जाइए, सॉल्वर में जाइए, फिर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका ये है, फिर वेरिएबल मैक्सिमाइज ही करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वेरिएबल्स आपका ये है। आप ऐड क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे ये सेल लेस देन इक्वल्स टू 20, फिर वापस ऐड कीजिए ये सेल लेस देन इक्वल्स टू 26, फिर आप वापस ऐड कीजिए, आप ये वेरिएबल्स को सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर वापस आप इस वेरिएबल को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप लिखेंगे इंटीजर, इंटीजर लिखें और फिर आप ओके कर दीजिए और फिर सिंप्लेक्स पे जाएं, सॉल्व करें इसको सॉल्वर में, और आपको यहाँ पे ये आंसर मिल चुका है। आंसर है 160। ठीक है, आंसर है 160। अब आपको ये मिल चुका है और आपने यहाँ पे जिस तरह से सॉल्व किया और जो आपको आंसर मिला, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में आखिर पूछा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर्मुलेट अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल टू डिटरमाइन द
quantity of x and y to be produced to earn the maximum profit and find the optimal solution। तो मेरा x and y क्या है? x है मेरा 0, y है मेरा 5 और z है मेरा, देखिए x है मेरा, मैं आंसर लिख देता हूं। फर्स्ट का आंसर है मेरा x है मेरा, x है मेरा 0, y x 0 y और z। तो y क्या है मेरा? y है 5 और z है मेरा 10। मतलब मैं मैक्सिमम इतना यूनिट बना सकता हूं, राइट। और मेरा प्रॉफिट है 160। अब क्या करें? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड। हमने मैक्सिमाइज कर दिया है, कितना है? 160 है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? मैक्सिमम प्रॉफिट है 160। कितना है? 160 इज मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन थर्ड पे जाते हैं। तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ, अच्छा ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये फॉर्मुलेट करने के लिए बोला, तो अब मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स एंड वाई हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि एक्स कितना प्रोड्यूस करना है, वाई कितना प्रोड्यूस करना है, जेड कितना। यहाँ पे तो हमने एलपीपी फॉर्म कर लिया, यही एलपीपी है, राइट। इसी को फॉर्म करना था। फिर अब यहाँ पे लिखा है इफ द फोरकास्ट इंडिकेट्स दैट 12 यूनिट्स ऑफ जेड कैन बी सोल्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न। यहाँ पे क्या लिखा है? अगर जेड मेरा मतलब जो बाय प्रोडक्ट है वो 10 यूनिट से ज्यादा अगर मैंने फोरकास्ट किया, मतलब यहाँ पे कितना दिया है? 12 यूनिट फोरकास्ट किया, तो प्रॉफिट में क्या तब्दीली आएगी? देखिए मेरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स कितना प्रोड्यूस करता हूँ, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। वाई मेरा 5 प्रोड्यूस हो रहा है, जेड मेरा 10, यानी कि ये मैक्सिमम है और इस पे मेरा प्रॉफिट 160 आ रहा है। अगर मैंने z को 12 लिखा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मेरा कंस्ट्रेंट क्या है? मैं 10 से ज्यादा नहीं बना सकता, 10 से कम बना सकता हूं पर 10 से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मेरा z 10 से ज्यादा जाएगा ही नहीं। मेरा z कितना होगा? 10 होगा। मैं फोरकास्ट वैल्यू 12 नहीं ले सकता, ठीक है। ई का आंसर ये है। और एफ का आंसर क्या है? अगर मेरा फोरकास्ट वैल्यू, मान लीजिए फोरकास्ट वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? 8 है। फोरकास्ट वैल्यू 8 है, 8 हो सकता है क्योंकि z मेरा 10 है। तो फोरकास्ट वैल्यू अगर 8 हुआ तो क्या होगा? तो आप ये इक्वेशन को यहाँ पे लीजिए, ये इक्वेशन लिया। 10 इंटू x1 मेरा क्या है? x1 है 0 प्लस 20 इंटू x2 क्या है? मेरा 5 है प्लस 6 इंटू जेड, 2 इंटू x2 इज माई जेड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? z कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है? 8, यानी कि 140 मेरा आंसर है, 148 मेरा आंसर है। ओके, और वही आप देख लीजिए यहाँ पे, एक बार सॉल्यूशन को गो थ्रू कर लीजिए, चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पता चल जाएगा कि ये आंसर किस तरह से हमें एग्जाम्स में लिखना है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। और एक और बात मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चूंकि प्रॉफिट दिया है तो आपने z में प्रॉफिट डायरेक्टली लिख दिया, जैसे z में 10x1 की प्रॉफिट दिया था। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दिया हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, आपको खुद प्रॉफिट निकालना है और उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज करना है। जैसे आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा आप उसे लिख दीजिए। कॉस्ट प्राइस में भी आपको फॉर्मुलेट करना पड़ सकता है। मान लीजिए मशीन ए का इतना कॉस्ट है, मशीन बी का इतना कॉस्ट है, तो आपको सबको ऐड करके करना पड़ सकता है, कॉस्ट प्राइस निकालना हो सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस दिया। तो जब भी आपको प्रॉफिट नहीं दिया है और आपको बोला है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि एसपी माइनस सीपी, जहां पे एसपी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस और सीपी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। आप बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक एलपीपी समझा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया। आप सबका शुक्रिया। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।